Welcome student in the new lecture of biotechnology principle and process. Students, हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि एक फॉरेन डीएनए जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, किसी फॉरेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा, उस फॉरेन जीन की क्लोनिंग करानी है किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो इसके लिए हम एक फॉरेन जीन लेते हैं और एक वेक्टर डीएनए लेते हैं जो प्लाज्मिड के रूप में मेनली होता है, और भी होते हैं वेक्टर डीएनए। और फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है जिससे कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाता है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करने की जो टेक्नोलॉजी है उसी का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसी का नाम होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। जैसे आप देखें, हम उसी स्टेटमेंट को फिर से एक बार रिपीट करेंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसके आगे चलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टेटमेंट सिंपल सा था, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे वह थी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम था आरडीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको हम लोगों ने बोला था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या नाम दिया गया था भाई? तो आप देखें, इसका नाम दिया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी का दूसरा नाम था। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं आप, या जिसको जानते हैं, उसी का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या साइट में इसको हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इस इंजीनियरिंग में हम लोग को करना क्या होता है? तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा होता है कि हमें एक आरडीएनए बनाना होता है। आरडीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है। कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे? तो आंसर है कि एक फॉरेन डीएनए लेंगे, इसी का नाम। अब देखें, इस टेक्नोलॉजी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी में क्या है? तो आंसर है कि एक फॉरेन डीएनए इस तरह से हमें लेना है, ये फॉरेन डीएनए। एक हमको वेक्टर डीएनए लेना है, ऐसे दोनों डीएनए ही होगा, एक फॉरेन डीएनए होगा और एक क्या होगा, वेक्टर डीएनए होगा। नाम लिखे हम लोग इसको फॉरेन डीएनए, और ये होता है वेक्टर डीएनए। दिस इज वेक्टर डीएनए। और दोनों को हमें जोड़ना है। दोनों को क्या करना है? तो आंसर है दोनों को जोड़ना है हमें। इन दोनों डीएनए को जोड़ना है, ज्वाइन। और किसके द्वारा? तो बाई डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम, इस एंजाइम के थ्रू हमको इसको जोड़ना है। फिर से मैं इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फॉरेन डीएनए प्लस एक वेक्टर डीएनए, दोनों को ज्वाइन करना है बाई डीएनए लाइगेज। और जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा? तो आप देखिए,
आपको एक नए तरह का डीएनए मिलेगा। जब आप इन दो अलग अलग डीएनए को आपस में जोड़ दीजिए तो आपको एक नया तरह का डीएनए मिलेगा, और इस डीएनए में यह फॉरेन भी होगा और यह वेक्टर भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग दे दें, देखो ये फॉरेन का पार्ट हो गया, और ठीक इसी तरह से ये वाला सेक्शन जो अंदर का आएगा ये क्या होगा, ये वेक्टर वाला होगा। यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर का होगा। तो ये जो डीएनए बनाना, ये जो डीएनए हमारे सामने आया अभी, जिसमें कि वेक्टर का पार्ट भी है और इसके अंदर फॉरेन का भी पार्ट है, इसी डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीएनए, या इसका नाम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसको हम लोग बोलते हैं आरडीएनए। इसी का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का शॉर्ट फॉर्म आरडीएनए, या इसको हम लोग बोलते हैं काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए। इतना समझ में आया? तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें इसी आरडीएनए को बनाना है, एक फॉरेन और एक वेक्टर डीएनए को जोड़ करके। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स के बारे में समझाया था। क्या समझाया था? टूल्स के बारे में। और इसके टूल्स हमेशा बायोलॉजिकल टूल्स होते हैं। कैसे टूल्स होते हैं? बायोलॉजिकल टूल्स होते हैं। और इस बायोलॉजिकल टूल्स में 3 तरह के टूल्स हम लोगों ने देखे थे। फर्स्ट, ये बायोलॉजिकल टूल्स हैं। फर्स्ट जो टूल था वो टूल था एंजाइम का, याद होगा आपको, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी द एंजाइम्स। सेकेंड, एक वेक्टर डीएनए था, एक वेक्टर डीएनए, और एक टूल था इसमें तीसरा कॉम्पिटेंट होस्ट का। दिस टूल इज competent host for transformation of rDNA. This is vector DNA. First one is enzyme, second is vector DNA, and third is competent host. बिल्कुल मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। We have discussed a concept of genetic engineering, and we find that the genetic engineering is known as recombinant DNA technology or DNA technology. What happens in this technology? In this technology, a foreign DNA, this foreign DNA is gene of interest. This foreign DNA is desirable gene. When joined with a vector DNA, then a recombinant DNA is formed. And the tools which is used to construct this recombinant DNA are 3. First enzyme, second vector DNA, third competent host. तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग डिस्कस किए थे। और इसमें मैं डिस्कस कर रहा था एंजाइम्स के बारे में। इस टॉपिक में जब हम लोग डिस्कस किए थे तो देखिए आपको याद होगा लास्ट लेक्चर हमने एंजाइम्स के ऊपर बताया था, और एक एंजाइम डिस्कस किया था जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जिसको आर्बर, नाथन और स्मिथ ने डिस्कवर्ड किया था। एक एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और इसका कॉन्सेप्ट ये था कि एक ऐसा डीएनए जो डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक पर्टिकुलर पॉइंट से कट करे, जिससे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाए, और उस
कट फ्री एंड, वह कट फ्री एंड स्टिकी एंड में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन्स दैट विल बी द कम्प्लीमेंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए टू ज्वाइन इजिली, आसानी से जुड़ जाए। चलिए आप देखिए ध्यान से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है तो आप समझें। ये एक मान लीजिए कि डीएनए है, ऐसे समझो आप लोग, ये एक डीएनए है। मैं इसको डबल स्टैंडर्ड कर देता हूं। जस्ट सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यह एक डिजायरेबल डीएनए है, क्लियर। और इसी डिजायरेबल डीएनए के अंदर ये फॉरेन जीन कहीं प्रेजेंट है, कहीं प्रेजेंट है। अगर इस डीएनए के ऊपर हम इस एंजाइम को डालते हैं, क्या डालते हैं, इस एंजाइम को, ध्यान से देखिएगा, ये एंजाइम कौन सा है, एंडोन्यूक्लियस का। इसके ऊपर इसका हम एक्शन कराते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं, तो आंसर ये होता है कि यह एंजाइम इस डीएनए को पहले इसके ऊपर चारों तरफ मूवमेंट करता है, घूमता रहता है, और घूमते घूमते यह इस डीएनए को देखिएगा, छोटे बड़े अलग अलग साइज के डीएनए बैंड में कट कर देता है, ऐसे। ये तो एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को अलग अलग वेरिएबल साइज के डीएनए फ्रैगमेंट में काट देता है, इसको मैं लिख दूं वेरिएबल साइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है ना। द एंजाइम विच कट द डीएनए इनटू वेरिएबल साइज डीएनए फ्रैगमेंट, और हर जगह जब भी ये कट करेगा ध्यान रखना है कि यह इस डीएनए को एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही कट करेगा। इतना तो आ रहा है समझ में ना, कि इस डीएनए को एक घूमते 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 चारों तरफ से घूमता रहेगा, और घूमते घूमते इसको छोटे छोटे बड़े बड़े अलग अलग मीडियम साइज़ के डिफरेंट साइज़ के, जैसे कुछ सेगमेंट छोटे भी होंगे, कुछ मीडियम साइज़ के भी होंगे, कुछ बड़े साइज़ के भी होंगे, ये वेरिएबल साइज़ के डीएनए फ्रैगमेंट्स में इस डीएनए को कट कर देता है, क्लियर। यही इस एंजाइम की प्रॉपर्टी है, वेरिएबल साइज डीएनए फ्रैगमेंट में इसको कट कर देगा, और इसी कट में कोई एक हमारा फॉरेन डीएनए होगा जिसको आसानी से यहाँ से हम निकाल ले जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यह डीएनए यह जो एंजाइम है इस डीएनए को कहाँ से कट करेगा, कहाँ से कट करेगा। तो इसके लिए आपको एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फ्रॉम वेयर इट कट, फ्रॉम वेयर इट कट, कहाँ पर इसको काटेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया। हमने बोल तो दिया, आपने समझ भी लिया कि द एंजाइम विच कट द डीएनए फ्रॉम देयर पर्टिकुलर पॉइंट एंड लीव द स्टिकी एंड। लेकिन अब दूसरा प्रश्न ये है कि इस डीएनए को कहाँ से कट करेगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होगा। तो इसके लिए होता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, इसको समझना है केवल आपको। यह शार्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यह बना होता है मेड अप ऑफ 4 और 6 बेस पेयर्स। समझ में आई ये बात आपको, मेड अप ऑफ 4 और 6 बेस पेयर्स। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ये रियल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है,
जो कि या तो 4 बेस पेयर से या 6 बेस पेयर से मिलकर के बना है। ये एंजाइम खुद से बना है। आ रही बात समझ में? और जिससे ये बना है 4 या 6 बेस पेयर, वही इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। जिससे बना है, ये दिमाग में रखिएगा। तो जिससे बना है वही इसका द कंपोजिशन इज द, कंपोजिशन जो है इसका, ऐसे मैं लिख देता हूं, कंपोजिशन ऑफ एंजाइम इज देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस, देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जिस चीज से ये बना है वही इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, वही इसकी पहचान का सीक्वेंस है। अर्थात क्या कह रहा है कि यह जिस भी बेस पेयर से बना होगा वह एंजाइम यहां से घूमना शुरू करेगा और जहां जहां अपना वाला रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाएगा, जहां जहां अपना वाला रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाएगा, वहीं पर ये इसे कट करेगा। तो कहां से कट करेगा? फ्रॉम दियर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। वह सीक्वेंस क्या होगा? तो जिससे ये बना है वही बेस पेयर इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। कंपोजिशन ऑफ एंजाइम इज देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इतना तो आ रहा है ना समझ में? जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, जस्ट सी एन एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, एक एंजाइम है जिसका नाम है ECAR1, ECOR1, ठीक है ना? ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है और यह एंजाइम बना है 6 बेस पेयर के सीक्वेंस से। कितने से? 6 बेस पेयर्स के सीक्वेंस से। ये समझिएगा तभी आप आगे आसानी से इसको याद रख पाएंगे। 6 बेस पेयर के सीक्वेंस से। और वो सीक्वेंस क्या होगा भाई? तो चलिए मैं आपके सामने लिखता हूँ। देखिए वो सीक्वेंस है 5-GAATTC। ये याद करना है आपको और आप याद करेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीक्वेंस है। फिर ये इधर से 3' हो जाएगा और ये पूरा सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो G है तो G की जगह C हो जाएगा, मतलब ग्वानिन साइटोसिन से एडेनिन थाइमिन से, एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से, थाइमिन एडेनिन से और ग्वानिन C से। ये 5' एंड हो गया। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो GAATTC फॉरवर्ड और उल्टा आइए GAATTC बैकवर्ड, दोनों रीडिंग सेम है। इस बेस पेयर की दोनों रीडिंग क्या है? सेम है। कुछ समझ में आ रही बात? भाई फॉरवर्ड जाइए तो GAATTC, बैकवर्ड आइए तो GAATTC। तो फॉरवर्ड रीडिंग भी सेम है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रीडिंग क्या है? सेम है। एंड दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यही क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब आगे आइएगा, इस सीक्वेंस को फिर से एक बार मैं लिखता हूं। अब देखें नाम क्या था एंजाइम का? तो एंजाइम का नाम है उसी एग्जाम्पल पर ECAR1, ठीक है ना? अब क्या कर रहा है? सीक्वेंस क्या था इसका? तो 5' देखिए GAATTC। मैं सिर्फ इसको 2 बार इसलिए लिख रहा हूं कि आप भी लिखें और आपको बार बार याद हो जाइए। फिर देखिए 3', इसमें देखिए 3' में CTTAAZ और 5', ठीक है? जोड़ दीजिए। साइटोसिन ग्वानिन से थाइमिन एडनिन से, थाइमिन एडनिन से एडनिन थाइमिन, एडनिन थाइमिन, साइटोसिन ग्वानिन, 6 बेस पेयर हो गए। और यही जिससे ये बना है ना ECAR1, ये देखिए ध्यान से, ये इसी से बना है। तो ये सीक्वेंस इस एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गया। ये दिमाग में बैठाइए ना कि जिससे ये बना है वही इस एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
जिसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रीडिंग सेम है। यह एंजाइम जब किसी डीएनए पर चलेगा और जैसे ही उसको अपना ये वाला सीक्वेंस उस डीएनए में मिलेगा तो वहाँ पर रुकेगा और इस डीएनए को जस्ट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर बिटवीन टू बेस पॉइंट, जस्ट लिटिल अवे, ये सेंटर होगा, सेंटर से थोड़ा आगे, सेंटर से थोड़ा पीछे, जस्ट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है मान लीजिए, सेंटर से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट कर देगा। ऐसे इसको कट करेगा, ऐसे इसको कट करेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इस एंजाइम को अपना ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसमें मिले। जब मिल गया तो ये सेंटर से लिटिल अवे, हल्का सा आगे पीछे, इस डबल स्टैंड, देखिए एक स्टैंड तो ये है, दूसरा स्टैंड ये है, तो इसको भी सेंटर से थोड़ा इधर कट किया, इसको भी सेंटर से कट किया, और जहाँ से ये कट किया, जहाँ से ये कट किया वह इसकी क्लेविंग साइट कहलाती है। क्या कहलाती है? दिस वन इज नोन एज क्लेविंग साइट या इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। दिस इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट, इसी का नाम होता है। और ये पूरा का पूरा क्या है? तो ये आंसर है, ये पूरा का पूरा इस एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। ये क्या हुआ? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में सेंटर से हल्का सा आगे पीछे ये दोनों स्ट्रैंड को कट कर देगा। इकार 1 कहाँ से कट करेगा? तो दो बेस पेयर के बीच, देखिए ना, दो बेस पेयर के बीच, जी और ए के बीच, यहाँ भी, और सेम पॉइंट बोला था ना, पर्टिकुलर पॉइंट, तो देखिए यहाँ भी जी और ए के बीच में कट किया और यहाँ भी जी और ए के, तो पर्टिकुलर पॉइंट तो हो गया कि ये जी और ए के बीच में ही कट करेगा, सेंटर से थोड़ा आगे, सेंटर से थोड़ा पीछे। लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर इट कट टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात आए तो आप इस बात को दिमाग में रखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना हुआ एक एंजाइम होता है, प्रोटीन का नहीं होता है। ये 4 या 6 बेस पेयर से बना होता है और जिस बेस पेयर से बना होगा, जो इसका कंपोजिशन होगा, वही इस एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। रिकॉग्निशन सीक्वेंस पूरा 4 बेस पेयर का होता है या 6 बेस पेयर का होता है, यही होता है। और जब यह एंजाइम किसी डीएनए को काटेगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिससे ये बना है वह वाला रिकॉग्निशन सीक्वेंस उस डीएनए में प्रेजेंट हो। और फिर जैसे ही उसको अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा, उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पकड़ेगा और उसको सेंटर से लिटिल अवे, हल्का सा आगे या हल्का सा पीछे, इस दोनों स्ट्रैंड को डीएनए से कट कर देगा बिटवीन सेम पॉइंट, बिटवीन टू बेस पेयर्स, सेम बेस पेयर्स, बिटवीन टू सेम बेस पेयर। तो इकार 1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो 6 बेस पेयर से बना है। इसका सीक्वेंस GAATTC होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो एक स्टैंड पर अगर GAATTC होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सीक्वेंस वही होगा, CTTAAG। पढ़ लीजिए GAATTC, क्योंकि यह हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है या वो इसको उसका सीक्वेंस होता है। जैसे ही इकार 1 इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पकड़ेगा, अपना जिसे बना है वही इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। मेरे शब्दों को लिखा नहीं पा रहा है, जगह कम है, तो आप समझिए ना कि जिससे ये बना है वही इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है और उसी में किसी 2 बेस पेयर के बीच इसको कट करना है। तो यह एंजाइम इस सीक्वेंस को जैसे ही पकड़ा जिससे ये बना था, उसी पर
ये सेंटर से लिटिल अवे दोनों स्ट्रैंड को सेम 2 बेस पेयर के बीच कट करेगा, सेम 2 बेस पेयर के बीच। तो देखिए पहले स्ट्रैंड को भी G और A के बीच में कट किया इकार 1 ने, और दूसरे भी G और A के बीच में कट किया। इतना है, इससे सिंपल इसको नहीं समझाया जा सकता। सो यू कैन लर्न इट। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, जैसे ये DNA है, ये वाला DNA है, यहां पर क्या करेगा, तो यह एंजाइम इस पर चारों तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा, इसका इंस्पेक्शन करेगा। क्या करेगा? इंस्पेक्शन, निरीक्षण करेगा। जब किसी DNA पर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डालते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस DNA का इंस्पेक्शन करता है, और जहां पर इसका अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है, मतलब जिससे ये बना है, मान लीजिए कि यहाँ पर G A A T T C का सीक्वेंस मिला, तो यह एंजाइम यहाँ से घूमते 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 यहीं पर आकर रुकेगा। क्या करेगा? रुकेगा। और जब अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाएगा तो इसी सीक्वेंस पर रुक करके 2 सेम बेस पेयर पर दोनों स्ट्रैंड को कट कर देगा। तो एक यहाँ से कट कर देगा और एक वाले को यहाँ से कट कर देगा। कट करेगा ना, दोनों को कट कर देगा। फिर कट करने के बाद आगे फिर बढ़ेगा, फिर जहाँ ये सीक्वेंस उसको मिलेगा वहाँ रुकेगा और सेम बेस पेयर के बीच में कट कर देगा। फिर वहाँ से कट करने के बाद आगे बढ़ेगा, फिर इसको जहाँ अपना सीक्वेंस मिलेगा वहाँ पर रुकेगा और उसको कट कर देगा। इसका मतलब कि यह एंजाइम इंस्पेक्शन करते हुए अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पकड़ता है और अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस में सेंटर से लिटिल अवे 2 सेम बेस पेयर पर दोनों स्ट्रैंड को कट करके कट एंड को स्टिकी एंड बना देता है। अब यहाँ पर बात उठती है कि अगर ये कट किया तो ये साइज़ वेरिएबल क्यों हो गई, अलग अलग क्यों हो गई? तो ये तो डिपेंड करेगा ना कि मान लीजिए यहाँ पर ये सीक्वेंस मिला, ऐसे समझिए, फिर नज़दीक ही दूसरा सीक्वेंस मिल गया तो छोटा सीक्वेंस यहाँ भी कट करेगा, यहाँ भी कट करेगा, और घूमते घूमते इसको अब यहाँ पर मिला तो अब यहाँ बीच में कट नहीं करेगा, जहाँ मिलेगा वहीं कट करेगा। तो इस गिवन DNA में उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहाँ पर प्रेजेंट रहेगा वहीं पर कट करेगा ना। तो वो अगर नज़दीक नज़दीक है तो छोटा छोटा सेगमेंट बनाएगा, दूर दूर है तो बड़ा बड़ा सेगमेंट बनेगा। तो यह एंजाइम तो पूरे DNA को काटेगा, तो कोई छोटा सेगमेंट और कोई क्या बनेगा? बड़ा सेगमेंट बनेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है भाई, तो ये आप याद रखेंगे। एक हिंद 2 का मैं आपको समझा चुका हूँ, एक मैंने इकार 1 का भी समझा दिया कि इसका सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक क्या है, GAATTC। यही इकार 1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस को जब ये पाएगा तो इसी सीक्वेंस में सेंटर से हल्का सा आगे या पीछे दोनों स्ट्रैंड को सेम बेस पेयर के बीच कट करके सेगमेंट बनाएगा। ये सेगमेंट इक्वल साइज का भी हो सकता है। अगर ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस ये नज़दीक नज़दीक बराबर बराबर जगह पर मिलेंगे तो सीक्वेंस बराबर भी होगा सेगमेंट। अगर जल्दी जल्दी मिलेंगे तो छोटा हो जाएगा, देर से मिलेंगे तो बड़ा बड़ा सेगमेंट होगा। ये तो डिपेंड करेगा कि इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस गिवन DNA में कहाँ कहाँ पर है। अगर इक्वल साइज पर प्लेस्ड होगा तो सेगमेंट भी इक्वल होगा, नहीं होगा तो अनइक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का फ्रॉम वेयर इट कट आपको आंसर मिल गया। हम लोग बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। अब एक दो स्पेसिफिकेशन इसका लिखिए, एक पॉइंट आज, कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं वह बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए।
तो डिस्कवरी में हम लोग बात किए थे कि बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए की ग्रोथ को रोकने के लिए इशर्चिया कोलाई का प्लाज्मिड 2 एंजाइम बनाता है। एक एंजाइम मेथाइलेशन करके ग्रोथ को रोकता है और दूसरा उसे कट कर देता है। तो ये कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। सिर्फ बैक्टीरिया। कौन? केवल बैक्टीरिया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केवल और केवल बैक्टीरिया से बनते हैं और वो भी अपनी सुरक्षा के लिए बनते हैं। तो लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज आर सिंथेसाइज्ड बाई, किसके द्वारा बोला भाई? बाई बैक्टीरिया फॉर डिफेंस। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। एक पॉइंट हो गया। अब आइए दूसरे पॉइंट्स को लिखिए। सेकेंड पॉइंट, बैक्टीरिया क्या करता है? तो बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ from viruses by fragmenting, काट देना वायरल डीएनए बाई इंडोन्यूक्लियस। किसके द्वारा भाई? तो बाई इंडोन्यूक्लियस। जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि डीएनए को कट करता है, तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज आर सिंथेसाइज ओनली बाई बैक्टीरिया। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। फॉर विच पर्पज? फॉर डिफेंस, सुरक्षा के लिए। कैसे करता है? तो बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपनी सुरक्षा करता है, फ्रॉम वायरसेज बाई फ्रैगमेंटिंग वायरल डीएनए बाई इंडोन्यूक्लियेज। यह वायरस का जो डीएनए आएगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके अपनी सुरक्षा करेगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए। एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, restriction endonuclease are belonging to a major class called nucleases। और उस क्लास का नाम क्या है? called nucleases। एंजाइम का एक समूह है, क्लास है ये nucleases। इससे और ये दो तरह का है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, जिसको हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज एक्सोन्यूक्लियेज एंड सेकेंड इज इंडोन्यूक्लियेज। पहला एक्सोन्यूक्लियेज एंड दूसरा इंडोन्यूक्लियेज। ये हम प्रॉपर्टी आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में समझा रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज होगा अपनी सुरक्षा के लिए। यह वायरस के डीएनए को कट करके अपनी सुरक्षा करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक मेजर क्लास का एंजाइम है जिस क्लास का नाम है न्यूक्लियेजेस। और ये दो तरह का होता है, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडो। अगर किसी डीएनए को टर्मिनल पॉइंट से कट करेगा तो एक्सो, टर्मिनल को छोड़ करके मिडिल में कहीं से दोनों को कट कर दे या एक स्ट्रैंड को कट कर दे मिडिल में, तो ये कहलाएगा इंडोन्यूक्लियेजेज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको समझाएंगे इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम कैसे रखा जाता है। इसका नाम कैसे रखा जाएगा।
इसको मैं मिटा देता हूँ। वेक्टर डीएनए कॉम्पिटेंट होस्ट बाद में फिर हम लोग लिख लेंगे। ये 3 है टूल्स, थोड़ा स्पेस बढ़ जाए लिखने के लिए। ओके, आइए देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ECOR1 ECO, देखिए ध्यान से आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में, ECOR1, ठीक है ना। इसमें कितने लेटर्स हैं, तो एक पहला देखिए फर्स्ट कैपिटल है E, बाकी 2 स्मॉल CO, 2 स्मॉल हैं, और एक ये भी R है कैपिटल में। तो लेटर की संख्या जोड़िए तो एक ये हो गया, CO दूसरा हो गया, R तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया नॉमेनक्लेचर में। E का मतलब क्या है, तो आंसर है जीनस ऑफ बैक्टीरिया का क्या है, जीनस। फ्रॉम वेयर, जहां से, इट इज आइसोलेटेड, ये जहां से निकाला गया है। जिस बैक्टीरिया से निकाला जाएगा उस बैक्टीरिया कोई ना कोई साइंटिफिक नेम तो होगा ना। वही कह रहा है कि पहला जो लेटर होगा वह जीनस के नेम का पहला लेटर होगा, और जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है, आपको पता है। सो इट इज द नेम ऑफ जीनस ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच दिस एंजाइम इज आइसोलेटेड। आगे के 2 लेटर हैं CO, ये दिस इज द स्पीसीज, ये क्या है, स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। तो एक जीनस हो जाएगा जो एक लेटर में लिखेंगे कैपिटल, फिर 2 स्मॉल लेटर लिखेंगे किसके लिए, स्पीसीज के लिए। स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से ये एंजाइम निकल रहा है उसका जीनस का नाम पहला लेटर और स्पीसीज का नाम दूसरा 2 लेटर होता है। जीनस हमेशा सिंगल लेटर से, स्पीसीज हमेशा 2 लेटर से। जीनस कैपिटल से और स्पीसीज स्मॉल से लिखते हैं। आइए, ये होता है नेम ऑफ स्ट्रेन। ये जिस बैक्टीरिया का है उस बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आप बस याद रखिएगा कि 3rd लेटर रिप्रेजेंट करेगा नेम ऑफ स्ट्रेन को, कि किस स्ट्रेन का है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, डिटॉक्स है, या फिर स्मूथ है या रफ है। अलग अलग तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, वो स्ट्रेन होता है। और ये जो लिखा गया है ये रोमन नंबर है। ये क्या है, रोमन नंबर 1 2 3 4 5, दिस इज रोमन नंबर। लिख देता हूं मैं, रोमन नंबर है ये। ये क्या इंडिकेट करेगा, दिस इंडिकेट द ऑर्डर, किसको, ऑर्डर को, ORDER। देखिए मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, ऑर्डर। दिस रोमन नंबर इंडिकेट द ऑर्डर in which the enzyme were isolated, in which the enzyme were isolated, enzyme were isolated from the strain of bacteria, from the strain of bacteria, strain of bacteria। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और इसका नाम कैसे लिखा जाता है, तो 4 अलग अलग इसके लिए टर्म बनाए गए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th।
फोर्थ जो होगा रोमन नंबर होगा, फर्स्ट जीनस का नाम होगा, सेकेंड स्पीसीज का नाम होगा, थर्ड स्ट्रेन का नाम होगा। जैसे बैक्टीरिया का नाम क्या है यहां पर जिससे कि ये एंजाइम निकाला गया, तो सुनिए बैक्टीरिया का नाम एक्सर्चिया कोलाई। ESCHERI, पूरा नाम लिखिएगा आप लोग यहाँ पर, CHIA एक्सर्चिया कोलाई, COLI, एक्सर्चिया कोलाई। और स्ट्रेन होता है इसका RY13, RY13। ये पूरा बैक्टीरिया का नाम है जिससे कि ये एंजाइम निकाला गया है। स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, ये बैक्टीरिया है जिससे कि ये एंजाइम निकला हुआ है। अब नॉमेनक्लेचर क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम जब कभी भी किसी एंजाइम का नाम लिखेंगे तो हमें उस बैक्टीरिया का नाम याद रखना पड़ेगा जिस बैक्टीरिया से ये आइसोलेट हुआ था। तो जो इकार 1 है, इकार 1, यह इशर्चिया कोलाई RY13 बैक्टीरिया से निकाला गया था। क्लियर है इतना बात? This ICAR1 restriction endonuclease was isolated from a bacteria known as Escherichia coli RY13. How to nominate it? How to nomenclature is done in this case? The answer is, the first letter you have to written will be name of genus, single letter, single capital letter of the name of genus. Escherichia is the genus name. So we take E, capital E, that is the name of genus. तो हम Escherichia में से E को एक लेटर लेंगे, जीनस का एक लेटर लेंगे और वो भी कैपिटल में लेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट लेटर जीनस ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच इज आइसोलेट। तो अब E हो गया तो समझ में आ गया कि Escherichia से निकाला गया है क्योंकि ये जीनस का नाम है। दूसरी बात सुनिए, CO को, ये होता है कोलाई, CO। अब ये Escherichia जीनस हुआ तो कोलाई क्या हुआ? स्पीसीज हुआ, है ना। और स्पीसीज के दो लेटर हमें लेने हैं और दोनों स्मॉल में लेने हैं। Escherichia कोलाई में थोड़ा देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है, दोनों COLI है ये, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये जीनस नेम है और ये क्या है? स्पीसीज। और ये है स्ट्रेन, ये क्या? स्ट्रेन RY13। तो जीनस से एक लेटर लेना है, 1 लेटर, दैट विल बी द कैपिटल, E हो गया। स्पीसीज से 2 लेटर लेना है, 2 लेटर्स, और दैट विल बी स्मॉल, को हो गया। और स्ट्रेन से भी एक लेटर लेना है, एक लेटर लेना है, और वो जो भी रहे, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, डोंट वरी। इसमें यहाँ जरूरी है कि E कैपिटल हो, CO स्मॉल हो, आगे वाला स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल, क्योंकि स्ट्रेन पर डिपेंड करेगा। तो ये RY13 स्ट्रेन है तो R हमने रख दिया। अब बात उठी 1 हमने क्यों लिखा? 1 क्यों लिखा? तो आंसर है, इस बैक्टीरिया से यह एंजाइम पहला था जो आइसोलेट हुआ था। क्या था? फर्स्ट एंजाइम था जो आइसोलेट हुआ। तो फर्स्ट एंजाइम होने की वजह से इसका नाम क्या लिखा गया? 1। अगर इसी बैक्टीरिया से फिर दूसरा एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ बाद में, तो पहले कौन डिस्कवर्ड हुआ? अगर पहला डिस्कवर्ड हुआ है तो 1। इसी बैक्टीरिया से यही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कोई दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दूसरी बार आइसोलेट हुआ, तो अब यहाँ पर नाम तो यही रहेगा बट 1 की जगह 2 हो जाएगा। तीसरी बार अगर कोई एंजाइम निकलेगा तो इसका नाम इकार 3rd हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर 1 दिया गया है मतलब फर्स्ट एंजाइम वर आइसोलेटेड, 2 दिया गया है इसका मतलब पहला कोई डिस्कवर्ड है,
ये दूसरा एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ है सेम स्ट्रेन से, तो ये 2 लिखा जाएगा। दिस इज द रोमन नंबर। तो नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ स्ट्रेन एंड द रोमन नंबर, दैट विल बी द ऑर्डर। वो क्या होता है? ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेटर हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आप लिख लीजिए। फर्स्ट सिंगल और कैपिटल होगा जीनस में, स्पीसीज में 2 लेटर और स्मॉल होंगे। कोई प्रॉब्लम आपको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नॉमेनक्लेचर के बाद से आएगा कि अब यह एंजाइम काम कैसे करेगा, फंक्शनिंग कैसे करेगा। चलिए अब हेडिंग आ लीजिएगा आप लोग, इस एंजाइम की फंक्शनिंग कैसी है, काम कैसे करता है। तो स्टूडेंट हेडिंग डालना है फंक्शनिंग, फंक्शनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। ये काम कैसे करेगा? फंक्शनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। पहला क्या काम करता है? पहला मैं बोला था कि यह एंजाइम जब किसी डीएनए पर डाला जाएगा तो इस डीएनए पर पूरी लंबाई में ये घूमते हुए इसका इंस्पेक्शन करेगा। समझ में आई बात? पहले तो घूम घूम के देखना है ना कि मेरा वाला सीक्वेंस कहाँ है, और मेरा वाला का मतलब रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहाँ है। तो पहला इसका काम होता है इंस्पेक्शन करना इन द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, इस पूरे डीएनए के सीक्वेंस में इंस्पेक्शन करना, फिर अपने रिकॉग्निशन साइट को बाइंड करना, फिर रिकॉग्निशन साइट के जो बेस हैं उसके सेंटर से लिटिल अवे इसको कट कर देना। यही तो इसकी फंक्शनिंग होती है। तो लिखेंगे इसकी फंक्शनिंग में फर्स्ट स्टेप आप नोट करें स्टूडेंट्स। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज फंक्शनिंग बाई ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, ठीक है ना, फंक्शनिंग बाई कैसे भाई? फंक्शनिंग बाई इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, इंस्पेक्टिंग निरीक्षण करना, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, पहला समझ में आ गया। यह एंजाइम पूरे डीएनए में इंस्पेक्शन करेगा, लंबाई में ऐसे घूमते चलेगा, यहां डाल देंगे, यहां से ऐसे 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 घूमते घूमते रहेगा, और एक बार जब इसको अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा तो उससे बाइंड कर जाएगा। तो सेकेंड स्टेप लिखेंगे हम लोग, सेकेंड पॉइंट नोट करें। वंस इट फाइंड इट्स स्पेसिफिक, एक बार वंस इट फाइंड विथ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन, specific recognition sequence, specific recognition sequence, it will bind to the DNA, it will bind to the DNA। ये किससे करेगा?
इंस्पेक्शन करते करते एक बार जैसे ही उसको अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा उसके साथ बाइंड कर जाएगा। वंस इट फाइंड विथ स्पेसिफिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इट विल बाइंड टू द डीएनए, ये डीएनए से बाइंड करेगा। एंड कट ईच ऑफ द हेलिक्स, एंड लिखना होगा, कट ईच ऑफ द हेलिक्स, ईच ऑफ द हेलिक्स, प्रत्येक सेगमेंट मतलब स्ट्रैंड को, ईच ऑफ द हेलिक्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, एट स्पेसिफिक पॉइंट, अपने स्पेसिफिक पॉइंट पर, ईच ऑफ द हेलिक्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन, इन, अब देखिए यहां पर याद रखना है आपको, इन देयर सुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट बैकबोन, तभी तो डीएनए टूटेगा। एक बार मतलब पहले ये इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन करते समय जैसे ही इसको अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा ये उससे बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद से इन दोनों स्ट्रैंड को एक पर्टिकुलर पॉइंट से कट करेगा। तो किसको कट करेगा? सुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करेगा। क्लियर है? अब आइए तीसरा पॉइंट, थर्ड देखिए, ये एंजाइम किस तरह के रिकॉग्निशन सीक्वेंस को बाइंड करेगा? तो आंसर है अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बाइंड करेगा, जिसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रीडिंग कैसी होती है? सेम होती है। तो लिखेंगे आप लोग, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज, ईच restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, जो इसका रिकॉग्निशन साइट है उसको ये बाइंड करेगा। तो ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? जिसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रीडिंग कैसी होती है? सेम होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगले स्टेटमेंट को लिखेंगे, नेक्स्ट अगले पॉइंट्स को नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एक एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, 5' GAATTC यही था ना, 3' और 3' CTTAAG ऐसे होगा 5', ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। तो इसको आप लिखें, द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम, द फॉलोइंग मतलब जो दिया गया है, सीक्वेंस रीड द सेम
एक ही जैसा दिखाई देगा, रीड द सेम on two strands the following sequence read the same on two strands in 5-3- direction in याद रखिएगा 5-3- डायरेक्शन, मतलब 5-3- इधर देखिए ऐसे हुआ GAATTC और फिर आइए 5-3- यही होगा GAATTC। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड को जब हम 5-3- में पढ़ें दोनों स्ट्रैंड को, तो 3-5 में जाइएगा, 5-3 में जाएं, 5-3 में जाएं और 5-3 में आएं, दोनों की रीडिंग सेम है, तब इसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलेंगे। देन दिस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। Now this is palindromic सीक्वेंस, यही है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और यह एंजाइम इस सीक्वेंस को जब पकड़ेगा तो इसको सेंटर से लिटिल अवे दोनों स्ट्रैंड को दो सेम बेस पेयर के बीच में कट कर देगा। तो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट अगला लिखिए, restriction endonuclease cut the DNA strand, next point है restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center, a little away from the center, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा अवे। किसके सेंटर से? ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। Restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of palindromic sequence, but between, लेकिन लिखना है, but between the same two bases on opposite strand, between, इसको अच्छे से लिखते हैं, सेम याद रखिएगा, सेम टू बेसेज ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड, हमने बताया था आपको, ये इसको यहाँ से कट कर देगा जी और ए, और इसी बेस पेयर के बीच में नीचे से कट करेगा। तो दो सेम बेस पेयर के बीच में अपोजिट स्ट्रैंड को कट करेगा, पहले स्ट्रैंड को भी जी और ए के बीच में और दूसरे को भी जी और ए के बीच में, बट बिटवीन सेम टू बेसेज ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड। और ये भी नहीं, ये भी याद रखना है कि सेम साइट पर, मतलब इधर 5' पर कट करेगा तो इधर भी 5' पर ही कट करेगा, ऑन सेम साइट, एक ही जगह पर सेम साइट, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर पूछता है, डिफरेंट साइट देता है, सेम टू बेस पेयर ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड एट डिफरेंट साइट। गलत हो गया, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपके दिमाग में क्या था कि सेम टू बेस पेयर लिखा तो है, अरे क्या भाई, सेम टू बेस पेयर के साथ साथ ये भी तो लिखा है एट सेम टाइम, सेम साइट, ऑन सेम साइट, एक ही साइट पर, मतलब इधर 5' पर तो इधर भी 5' पर ही सेम बेस पेयर के बीच में कटेगा। तो बेस भी सेम होगा, साइट भी सेम होगी, यही इसकी खासियत है इस एंजाइम की। और इसमें क्या बनाएगा, तो ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को बनाएगा, जो कि
सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होगा जो कि स्टिकी एंड के रूप में जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? स्टिकी एंड के रूप में जाना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को हम लोग, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रहेगा। देन वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल बाय।